हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। पिछली वीडियो के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने सेट नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर 1 का वीडियो का आपका फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा। आज की इस क्लास में हम पूरा सेट पेपर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सारे एमसी क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, उनको कंप्लीट कर लिया था और 2 नंबर वाले भी कर लिए थे और 3 नंबर वाले का एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस क्लास के अंदर आपको मैं जितने क्वेश्चन बचे 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो भी आपके बच गए हैं उसको सारे कंप्लीट करा देंगे। तो आज इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में पूरा फोकस बना के रखना और हर एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझना और समझने की कोशिश करना। आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और मैं आपको 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से कर लोगे तो आपका लगभग लगभग 50 से 60 के बीच में नंबर आपके आ ही जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन पेपर को बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेना और आपको 100% गारंटी देता हूँ 50 से 60 मार्क्स आपको पूरे पक्के हो जाएंगे। आपकी तैयारी साल भर कुछ नहीं भी पढ़े हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। हर एक क्वेश्चन के आंसर को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको डेफिनेटली पूरे 60 में से 60 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से अधिक क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा रेखीय गति और वृत्तीय गति और आवर्त गति की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित हमारे को समझाना है। चलो समझाते हैं। पहले रेखीय गति किसे कहते हैं? रेखीय गति किसे कहते हैं? देखो, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गमन करती है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गमन करती है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी सड़क पर चलती कार। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वृत्तीय गति। यह तब होती है जब कोई वस्तु किसी केंद्र के चारों ओर, जब कोई वस्तु केंद्र के चारों ओर वृत्तकार के आकार में घूमती है, वृत्तकार के आकार में घूमती है। जैसे कि आपका है पंखे के ब्लेड्स का घूमना। ठीक है, पंखों का ब्लेड्स का घूमना। पंखे क्या होता है? हमारा बीच सेंटर होता है हमारा ये पंखे का, और इसके ब्लेड्स इस प्रकार से लगे पड़े होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लगे पड़े हैं, इसके जो हमारा पंखों के चारों ओर क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, और आपने जैसे कि गोल चक्कर वाला आपने और गोल चक्कर वाला जहां पर कार कार जो गोल में घूमती है वहां पे आपने ये भी देखा ही होगा, तो वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आपका है आवर्त गति। ठीक है, तो आवर्त गति यह तब होता है जब कोई वस्तु एक नियमित पैटर्न में आगे पीछे चलती है, नियमित पैटर्न के अंदर में आगे पीछे चलती है तथा एक ही गति को बार बार दोहराती है, एक ही गति को बार बार दोहराती है। मतलब मान के चलो पहले कितना स्टार्ट किया, 20 से स्टार्ट किया, फिर 30 पे आ गया, फिर उसने फिर से 20 पे स्टार्ट करा, फिर से 20 पे आ गया, फिर से 30 पे जाकर के फिर से 20 की स्पीड पे आ गया, फिर से 30 पे चला गया। तो ये स्पीड कम तेज कर रहा है। ठीक है, तो एक ही प्रकार के पैटर्न में चल रहा है अपनी गाड़ी को। तो जैसे कि झूलते पेंडुलम। ठीक है, झूलते उदाहरण से झूलते पेंडुलम। आपने एक घड़ी सुनी, घड़ी देखी होगी इस प्रकार वाली। ठीक है, तो इसमें एक घड़ी ना हमारा लटका पड़ा रहता है और इस प्रकार से गोला होता है जो कभी इधर घूमता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर आता है। ठीक है, कभी इधर गति करता है, कभी इधर गति करता है। तो ये आपका है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे करते हैं बस। ठीक है, तो पेंडुलम इस प्रकार से इसका उदाहरण हो गया, एक ही गति को बार बार क्या करता है, दोहराता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th। एक सेकंड रुक जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 8th, ए बी दोनों में से किसी एक का उत्तर हमारे को देना है, दोनों में से एक को से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उदाहरण हमारे को देना है। चलो देते हैं। देखो पहला हमारा आएगा चुंबकीय पदार्थ आएगा, वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, वह पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं और उनसे चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और उनसे चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या कहते हैं, उसी को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उधर लोहा, कोबाल्ट, निकल, स्टील, जो क्या करते हैं, जो चुंबक द्वारा इसको लोहा द्वारा को नाम चुंबक द्वारा आकर्षित कर सकते हैं, अपनी ओर ला सकते हैं। और लोहा द्वारा, कोबाल्ट, निकल, स्टील द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखो हमारा अचुंबकीय पदार्थ, वह पदार्थ जिन्हें ना तो चुंबक आकर्षित करते हैं और ना ही जिनसे चुंबक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए रुई, लकड़ी, कांच, रबड़, कांच। इस सब को देखना, कभी एक्सपेरिमेंट आपके पास चुंबक होगा, उसको चुंबक को ना रुई से खींचने की, अपनी ओर खींचने की कोशिश करना, खींच पाएगा? नहीं खींचेगा। ठीक है, तो करके एक बार ट्राई देखना, आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, चुंबक किस प्रकार अपनी गुरुत्वात्मक शक्ति खो सकता है? ठीक है, ठीक है, चुंबकत्व। ठीक है, चुंबक तत्व आपका शक्ति खो सकता है, हमारे को सॉरी चुंबक तत्व शक्ति खो सकता है। कोई 3 अवस्थाएं हमारे को लिखी है।
ठीक है। चुंबक मतलब कि चुंबक अपनी शक्ति कैसे खो सकता है हमारा, जिसमें चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति होती है कैसे खो सकता है हमारे को बताना है। तो तीन अवस्था है। पहला हमारा है उसको गर्म करना, ठीक है, गर्म करके। तो चुंबक को बहुत अधिक गर्म करके, ठीक है, चलो ठीक है, करने पर उसका चुंबक तत्व आपका समाप्त हो सकता है, पहला गर्म करने पे। दूसरा आपका हथौड़े से पीटना, ठीक है, चुंबक को हथौड़े से बार बार पीटने पर उसका चुंबक तत्व कम हो जाता है और नष्ट हो सकता है, ठीक है, चुंबक से पीटने पर, हथौड़े से पीटने पर। तीसरा आपका गिराना, चुंबक को ऊंचाई से बार बार गिराने पर भी उसका चुंबक तत्व समाप्त हो सकता है। ये तो टूट ही जाएगा, टूट जाने पर क्या होगा, समाप्ति हो जाएगा, चुंबक इसके अंदर में रहेगा ही नहीं। जब एक दूसरे से टूट टूट जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, इससे इसका चूकना मतलब कि चूरा बन जाए, इसको ना बोलते हैं ना, जैसे कि क्या बन जाएगा, चूरा बन जाएगा उसका, ठीक है। तो हो रहेगा ही। बाकी तीन ये अवस्था है जिसके द्वारा हम चुंबक के चुंबक तत्व को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारे को करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। जीवाश्म हमारे को दिया गया, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम। पहला आपका क्वेश्चन है, कारों में प्रायः उपयोग किया, ठीक है, किया जाने वाला ईंधन कौन सा है, कार के अंदर में कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है बताओ। जीवाश्म ईंधन देख सकते हैं, पेट्रोल, सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा तो नहीं करते, वर्षा जल संचय नहीं करते, वायु नहीं करते, द्रव्य भी हम नहीं करते। द्रव्य के में कौन सा द्रव्य हमारे को पता नहीं, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। तो पेट्रोल इसका ज्यादा सुटेबल है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नवीन संसाधन का, ठीक है, नवीन संसाधन का एक उदाहरण है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या हमारा नवीन संसाधन संसाधन का हमारा उदाहरण है, क्योंकि हम सौर ऊर्जा को बार बार हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये नष्ट नष्ट हो जाने पर भी हम फिर से उसको बना सकते हैं, नवीकरणीय है, ठीक है, और जिससे प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट आपका है पेट्रोलियम और कोयले को समानता डैश कहा जाता है। पेट्रोलियम और कोयले को समानता क्या कहा जाता है हमारे को बताना है, ठीक है। तो बताओ, पेट्रोलियम और कोयले को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम, ठीक है, इसको क्यों कहते हैं, किसी और क्वेश्चन में हमसे पूछेगा तो बताएंगे, बाकी जितना पूछा गया उतना हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्षा जल को इकट्ठा करके बड़े पैमाने पर संग्रहित करना, ठीक है, कहलाता है। वर्षा जल को इकट्ठा करना, ठीक है, वर्षा जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है आपका, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन आपका कहलाता है। नेक्स्ट आपका आएगा, डैश गैसों का मिश्रण है। डैश क्या है, गैसों का मिश्रण है हमारा वायु। वायु हमारा क्या आएगा, वायु हमारा गैसों का मिश्रण है। वायु हमारा गैसों का क्या है, मिश्रण है। 5 क्वेश्चन थे और 6 ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। तो द्रव इसके किसी के अंदर में नहीं आएगा, इसको हटा दो। तो गैसों का मिश्रण कैसे मिश्रण है, वैसे थोड़ा सा किसी और क्वेश्चन में चलो बता ही देता हूँ। देखो, वायु के अंदर में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी गैसेस आएंगे हमारे, ठीक है। तो इसलिए गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करना है, देखो मिलान कीजिए, मिलान करना है हमारे को, चलो करते हैं। हिमीनीकरण क्या कहलाता है पहला, ठीक है। तो हिमीनीकरण आपका पानी से बर्फ को बनाना हिमीनीकरण कहलाता है। अगला देखो, जल चक्र, जल चक्र किसे कहते हैं हमारा, ठीक है। तो इसका सी का रहता है, प्राकृतिक में जल का नियंत्रण चक्रण होना। प्राकृतिक में जल का नियंत्रण जैसे कैसे होता है, पहला हमारा जो पानी कहाँ पर होता है, हमारा झील में होता है। झील से क्या बनता है, जलवाष्प बनता है। बाद जलवाष्प के ऊपर में जाके क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। बादल से फिर, बादल के द्वारा फिर क्या होता है, बारिश होता है। फिर से जल, फिर से हमारा किसके नाम आ गया, झील के नाम पानी आ जाता है। तो ये चक्र चलते रहता है, तो इसको जल चक्र कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं, आपको मैंने बताया था, संघनन जलवाष्प से जल बनना, ठीक है। जलवाष्प से जब एमसी क्वेश्चन कराया था मैं, तब मैंने बताया था जलवाष्प से जल बनना। तो कौन सा है हमारा बताओ, ठीक है। तो कौन सा है, देखो अगला, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा डी है, ऊंचाई पर जलवाष्प का ठंडा होना, ठीक है। ऊंचाई पर आपका जलवाष्प का आपका ठंडा होना, ठंडे होने से आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो डी हो गया। आर्द्रता किसे कहते हैं, देखो आर्द्रता का है वायु में जल की मात्रा, ठीक है, वायु में जल की मात्रा, ठीक है। आर्द्रता का मतलब होता है कि नमी, आप थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझना चाहो तो नमी होता है, ठीक है, पानीपन या नमी कह सकते हो, ठीक है। सर्दियों में आप लोग देखते हो कोहरे के अंदर हल्का हल्का क्या होता है, नमी होता है, उसमें जलवाष्प की मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट आपका आएगा बादल। बादल क्या होता है आपका, होता है कोहरे का बनना। बादल क्या होता है आपका, कोहरे का बनना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 हमारा, ए या बी दोनों में से किसी का एक उत्तर देना है, ठीक है। तो चलो दोनों, या तो ये करना चाहते हो ये कर लो, या तो ये करना चाहते हो ये कर सकते हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। पहला आपका है उपग्रह क्या है, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में अंतर हमारे को लिखना है। चलो करते हैं, एक सेकंड रुक जाना। चलो, तो बस इसके आंसर मैंने ऐसे लिख रखे हैं, मैच कर रखा है, आप मैच कर लेना अगर पीछे, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह किसी, ठीक है, किसी बड़े खगोलीय पिंड, ठीक है, खगोलीय पिंड जैसे कि ग्रह हो गया, ग्रह की परिक्रमा करने वाली कोई भी वस्तु,
ठीक है, कोई भी वस्तु। तो हमारा उपग्रह क्या होता है, हमारा उपग्रह आपका होता है उपग्रह किसी भी बड़े खगोलीय पिंड जैसे ग्रह की परिक्रमा करने वाली कोई वस्तु, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उपग्रह, इसको हम सैटेलाइट भी हम कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट भी हो सकता है, प्लस में हमारे ग्रह भी हो सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, जो भी क्या कहता है, जो भी चीज क्या कहता है, किसी भी पिंड का, ठीक है, किसी भी खगोलीय पिंड, ठीक, किसी भी खगोलीय पिंड का क्या कहता है, परिक्रमा करता है, उसके चारों ओर घूमता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहता है, उपग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारा जैसे कि उदाहरण आपका होगा, जैसे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सूर्य क्या आपका, पृथ्वी क्या हो गया, उपग्रह हो गया एक। ठीक है, इसलिए पृथ्वी एक उपग्रह है। चंद्रमा अब क्या कहता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसलिए चंद्रमा क्या हो गया, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो गया, तो चंद्रमा उपग्रह हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो हमारा प्राकृतिक अवबस, प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रह में अंतर। ठीक है, तो हमने इसके आंसर भी दे दिया। हाँ ठीक है, आ जाओ। प्राकृतिक और हमारे को कृत्रिम उपग्रह में अंतर बताना था। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली ये है कि ये देखो, हम टोटल टोटल इसमें ना दो यहाँ तक लिख लिया, 2 पॉइंट लिख देना, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट तक लिख देना, बस इससे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर हमारा नहीं लिखना पड़ेगा आपको इसमें, कम से कम 3-3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 3-3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। मैं 4-4 पॉइंट लिख के 3-3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह सुनो, उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति मतलब ये बनते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे उत्पत्ति की बात में बनाए कैसे जाते हैं, कि उनको बना बनते कैसे हैं वे। ठीक है, तो प्राकृतिक द्वारा, अब जो हमारा प्राकृतिक, जो प्राकृतिक उपग्रह होता है हमारा प्राकृतिक द्वारा निर्मित, जैसे कि हमारा चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, ये हमारे प्राकृतिक उपग्रह हो गए। अब देखो कृत्रिम उपग्रह मनुष्य द्वारा बनाए गए, ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाए गए हमारे मशीन सैटेलाइट, वो हमारे कृत्रिम उपग्रह हो गया। ठीक है, अगला बढ़ो, उदाहरण करते हैं। उदाहरण, पृथ्वी का चंद्रमा आपका हो गया, उदाहरण हो गया, और आपका सूर्य का पृथ्वी हो गया। अब इसका बात करते हैं उपग्रह के, ठीक है, स्पुतनिक आपका एक हो गया, आर्यभट्ट हो गया, भास्कर हो गया। स्पुतनिक आपका रूस का सैटेलाइट है ये आपका, बाकी आर्यभट्ट हो गया, भास्कर हो गया, ये आपके भारत के सैटेलाइट आपके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो आपका नियंत्रण है। ठीक है, अब नियंत्रण कैसे, देखो मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक उपग्रह क्या आप हम पृथ्वी को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर नहीं कर सकते। आगे देखो मानव द्वारा नियंत्रित किया, अब जो हम सैटेलाइट बना रहे हैं उसको हम अपने द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो चार चार आपका आएगा, लिख देना, कोई भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, चार है, कोई भी तीन आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए है सौरमंडल क्या है, और इसके किसी भी चार पिंडों के नाम हमारे को लिखना है। सौरमंडल क्या है और उसके चार पिंड मतलब कि चार ग्रहों के नाम हमारे को लिखने हैं, बस चलो करते हैं। तो पहला हमारा करते हैं सौरमंडल क्या है। सूर्य और वह सभी वस्तुएं जैसे कि ग्रह, ठीक है, जैसे कि ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ठीक है, ये सब जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य से बंधे होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य से बने होते हैं, मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल इसी से कहते हैं। अब चार पिंडों के नाम, पृथ्वी, मंगल, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, ये सब। ठीक है, अब हम, यह हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, सूर्य को सौरमंडल का केंद्र क्यों माना जाता है। सूर्य को सौरमंडल का केंद्र क्यों माना जाता है। आपने देखा होगा सूर्य जो हमारा आएगा सौरमंडल के बीच में है, बाकी सब जितने भी ग्रह है उसके बाकी सब जितने भी ग्रह है हमारे सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पैटर्न के अंदर में घूमते रहते हैं, उसको सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण पहला हमारा हैगा, इसका आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पहला हमारा इसका दो कारण इसके पीछे आएंगे। पहला हमारा है सूर्य में सौरमंडल का लगभग 90.9, ठीक है, 99.8 द्रव्यमान समित है। समित का मतलब क्या, सूर्य के अंदर में सौरमंडल के जितने भी ग्रह है ना, सभी को मिलाकर के ना, सभी को मिलाकर जितना द्रव्यमान होगा, ठीक है, जैसे कि सूर्य का जो द्रव्यमान क्या है आपका, मान लगभग मान 100 किलो है। ठीक है, बाकी सब जितने भी मंगल बुध पृथ्वी मंगल सबको बृहस्पति को मिला करके बाकी सबका भी कितना है, बाकी सबका भी आपका मान लो 100% ही है। तो ये इसका द्रव्यमान तो हमारा केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान सभी के बराबर है, इसलिए केंद्र में माना जाता है। पहला इसका कारण ये है, जिससे कि यह बहुत भारी हो जाता है, पहला कारण यह है। नेक्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब सूर्य के पास में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, ग्रेविटेशन फोर्स आपका होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अपने विशाल द्रव्यमान के कारण सूर्य में इतनी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि वह सभी ग्रहों अपनी ओर खींचकर अपनी कक्षाओं और दिग्वृत्त पाथ, ठीक है, वे बनाए रखा है, जिससे कि वह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपने देखा सूर्य यहाँ पर है, बाकी सब ग्रह
बाकी सब से ग्रह इस प्रकार से पैटर्न में सभी के सभी जुड़े पड़े रहते हैं और अपने निश्चित, यहाँ पर मान लिया ग्रह, एक ग्रह यहाँ पर है, एक ग्रह यहाँ पर है, तो निश्चित पैटर्न के अंदर में घूमते रहते हैं। और ये क्यों घूमते हैं? क्योंकि सूर्य के पास में गुरुत्वाकर्षण बहुत बल है, इनको खींच करके अपनी ओर में खींच करके और निश्चित पैटर्न में अपनी ओर अपने चारों घुमाते रहता है। तो इसका कारण आपका ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, खंड हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, खंड का स्टार्ट हो रहा है अरा। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से हमारे साथ स्टार्ट है, तो करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, एक मछली गाय पक्षी को निरीक्षण में रखा गया। ठीक है, मछली जल में तैरती है, गाय नथुनों से सांस लेती है। ठीक है, नाक से नथुन है यहाँ पर गाय का, देखा ही होगा आपने। और पक्षी अंडे देकर प्रजनन करता है। तीनों को, ठीक है, तीनों को भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात, तीनों को खाना चाहिए होता है। और पर इनका जीवन यापन भिन्न होता है। यहाँ पे ये समझ लें यापन है, क्या लिखा हुआ है? यापन। जीवन यापन में जीवन निर्वहन करना, सबका ना जीवन, जीवन का जो लाइफ स्टाइल बोलते हैं सबका अलग अलग होता है जीने का। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है, पक्षी द्वारा अंडे देना जीवधारी के किस गुण को दर्शाता है? पक्षी द्वारा जीवधारी, जीवधारी मतलब कि मनुष्य के किस गुण को दर्शाता है? तो आपका है इसका राइट आंसर आपका है प्रजनन। क्या इसको दर्शाता है? मैं प्रजनन। ठीक है, प्रजनन, प्रजनन को दर्शाता है। यह गुण जीवधारियों में अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रजनन को दर्शाता है। इसका थोड़ा मतलब समझा दूं, इसमें क्या होता है, जीवधारियों में अपनी प्रजाति को नियंत्रण, इसमें क्या करते हैं ना, जीवधारी अपने आपस में मिलकर प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो करके ना फिर अपने जैसा ही एक अपने जैसा ही वस्तु का निर्माण, अपने वस्तु बोल सकते हो, वस्तु का निर्माण वे करते हैं, अपने जैसे दिखने वाले वस्तु का निर्माण करते हैं। अगला देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी है, मछली किस प्रकार गति दिखाती है? मछली किस प्रकार की गति दिखाती है हमारे को बता रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गति कैसे करती है? ठीक है, तो मछली किस प्रकार से गति दिखाती है या करती है, हमारे को ये बताना है, सिंपल सिंपल सा, तैर कर। ठीक है, तो मछली जल में पंखों पूंछों की सहायता से तैर कर गति करती है। तो कैसे गति करती है हमसे पूछा जा रहा था, तैर कर गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीनों जीवों में एक समानता लिखिए। ठीक है, और हमारे को नेक्स्ट वाले बताना, उद्दीपन की परिभाषा हमारे को लिखना है। तीनों जीवों में क्या समानता है? ठीक है, तो भोजन की आवश्यकता, तीनों जीवों के अंदर में क्या होता है आपका, एक आपका कॉमन है, एक चीज क्वालिटी कॉमन है, गुण कॉमन है, विशेषता कॉमन है, भोजन की आवश्यकता। तीनों को भोजन की जीवित, तीनों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला देखो हमारा पूछा है, देखो आपको लग रहा हो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा तेजी तेजी से आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा तेजी से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी क्वेश्चन पेपर है, और भी क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना है, सो इसलिए आपको मैं थोड़ा सा तेजी में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको तभी भी आपको बहुत बड़ी जगह समझ में आ रहा हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी दिक्कत पता नहीं, कुछ भी हो तो कमेंट्स कर देना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलो, तो अब बताना है हमारे को उद्दीपन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, पर्यावरण के अंदर में होने वाले परिवर्तन जिसके प्रति जीव प्रतिक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अंदर में आपका जो भी परिवर्तन आपका होता है, ठीक है, पर्यावरण के अंदर परिवर्तन होता है जिसके प्रति जीव प्रतिक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण के लिए सुन लो, सर्दी, गर्मी, वर्षा, गंध, प्रदूषण। ठीक है, जैसे कि कांटा चुभने पर हाथ हटाना। अब क्या है कि हमारा पर्यावरण के अंदर में, हमारे पर्यावरण के अंदर में क्या हुआ, आपको कांटा चुभ गया, तो आपने क्या करा, हाथ हटा रहा, हाथ को पीछे कर लिया। ठीक है, आपको हाथ को पीछे कर लिया, तो उसी को हम क्या करते हैं कि पर्यावरण के अंदर में जो भी प्रतिक्रिया परिवर्तन होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया करना। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन करना, आपका वही इसका उद्दीपन का मतलब होता है। चलो, 12 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, जिसको हम करते हैं। देखो 13 क्वेश्चन, एक छात्र ने विभिन्न पदार्थों को, ठीक है, एक छात्र ने विभिन्न पदार्थों को, ठीक है, एक छात्र ने विभिन्न पदार्थों को जल में घुलनशीलता की जांच की। ठीक है, जल में घुलनशीलता, इसका मतलब क्या है, जल में घोलने की कोशिश करा, जल में घोलने की कोशिश करा। तो उसने अलग अलग गिलासों में, जैसे कि एक गिलास में चीनी रखा, एक गिलास में रेत, नमक, और एक गिलास में तेल, एक गिलास में चॉक पाउडर डाला, तो और हिला दिया सबको। ठीक है, तो पहला आपका है उपरोक्त दिए गए कौन से दो पदार्थ जल में घुलेंगे, कौन से दो पदार्थ हमारे जल में घुलेंगे बताओ। तो पहला हमारा है चीनी। चीनी क्या होगा, सबको पता, चीनी घुल जाएगा और आपका नमक घुल जाएगा, चीनी नमक घुल जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपयुक्त दिए गए कौन से दो पदार्थ जल में घुलनशील, जल में नहीं घुलेंगे। तो जल में नहीं घुलेंगे, कौन कौन से नहीं घुलेंगे, हमारा रेत नहीं घुलेगा, चौक पाउडर, हमारा चौक पाउडर नहीं घुलेगा, तेल नहीं घुलेगा हमारा। ठीक है, तो ये सब हमारे नहीं घुलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा सी या डी दोनों में से, सी या डी दोनों में से एक का आंसर देना है, आपको ध्यान रखना, अथवा दिया गया ना, कोई एक का आंसर देना, दोनों का आंसर मत करना। ठीक है, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं हम उसको घुलनशील कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ता को हटा दो, बस इतना लिख दें, घुलनशील कहते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जल जल में घुलनशील दो गैसों के नाम लिखिए। जल में घुलनशील दो गैसों के नाम क्या बताओ? जल के नाम में कौन कौन सी गैस आपको मिलते हैं? सबके आंसर ये रहे, घुलनशील। जल के नाम दो गैस होते हैं, कौन कौन से आपको होते हैं? जल को हम H2O से लिखते हैं। ठीक है। H2O के अंदर में आपके दो गैस होते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस होता है, एक आपका ऑक्सीजन गैस होता है। तो हाइड्रोजन गैस को H2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 से लिखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाला 13 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, मीना और उसकी माँ रसोई में अनाज साफ कर रही हैं। गेहूं में छोटे पत्थर और भूसी मिली हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? माँ पहले पत्थरों को हाथ से चुनकर अलग करती है, फिर पंखे के सामने धीरे धीरे गेहूं डालती है, जिससे कि हल्की बूंद जो होते हैं उड़ जाती है। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे को, ये चीज तो समझ में आ गया सबको? फटाफट से कमेंट्स में लिख देना, ये चीज समझ में आ गया? हाँ, फटाफट से चलो कमेंट्स कर दो, यस लिख दो, यस कमेंट में यस लिखो फटाफट टाइप। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीना की माँ द्वारा पत्थर अलग करने की कौन सी विधि उपयोग की जा रही है? तो जो हाथ से पत्थरों को अलग किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हस्त चयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हस्त चयन कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, भूसा अलग करने की कौन सी विधि प्रयोग की जाए? भूसा जो पंखों के सामने रखा जा रहा है, भूसा अलग हो जाए, तो उसको विधि को हम क्या कहते हैं? उसको विधि को हम ओसाना विनोइंग कहते हैं। ओसाना इंग्लिश में, विनोइंग और ओसाना, दोनों में से कोई सा भी लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और आपको जरूरी नहीं है कि हिंदी में लिख रहे हो तो आंसर इंग्लिश में भी लिखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हिंदी पे भी सिर्फ और सिर्फ इतना भी आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है। मैंने खाली आपको ना थोड़ा इंग्लिश सिखाने की, थोड़ा बहुत ना इंग्लिश आपको मैं ना बीच बीच वर्ड में ना इंग्लिश को जोड़ते चलूंगा, आपको इंग्लिश भी थोड़ा बहुत मजबूत तो आपके होते चलेगा। ठीक है। चलो, अगला सी क्वेश्चन है। देखो, भूसी, ठीक है, भूसी क्यों उड़ जाती है जबकि गेहूं के दाने नीचे ही गिरे रहते हैं? अब पंखे के सामने भूसा जो हमारा उड़ जाता है, बट हमारे दाने तो उड़ते ही नहीं है। कारण क्या है हमसे पूछा जा रहा है? चलो आंसर कारण देते हैं, इसका कारण बताते हैं। चलो, कारण इसका आपका यह है, बेसिकली सुनो। देखो, भूसे उड़ जाते हैं क्योंकि वे गेहूं के दाने की तुलना में बहुत हल्के होते हैं। भूसे क्या होता है? हल्के होते हैं। गेहूं के दाने क्या होता है? पहले का क्या होता है? भारी होता है। और जबकि गेहूं के दाने सीधे नीचे गिरते हैं। अब गेहूं के दाने क्या होंगे? सीधे नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब गुरुत्वाकर्षण देखो, गेहूं के दाने के अंदर में क्या है? वजन है, द्रव्यमान है। तो अब जिसके अंदर द्रव्यमान है तो उसके अंदर में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको पे लगाएगा, उसको अपनी ओर नीचे, मतलब कि पृथ्वी है नीचे की ओर में खींचेगा, तो इस कारण आपका होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस विधि का एक और उदाहरण लिखिए। इस विधि का एक और उदाहरण हमारे को लिखना है। ठीक है। चलो, तो इस विधि का हमारे को बेसिकली किस विधि का हमारे को लिखना है? वह देख लो। ठीक है, इसी विधि का, मतलब कि जो हमारा सी वाला है उसी का हमारे को करना है, खेतों में अनाज से भुजे अलग करना। ठीक है। तो इस विधि का हमारे को एक और है, खेतों में अनाज का, एक सेकंड रुक जाओ, इसी विधि का एक एक और उदाहरण लिखना है ना। ठीक है, इसी विधि का एक और उदाहरण आपका आएगा, खेतों में अनाज, ठीक है, खेतों से अनाज से, ठीक है, खेतों में अनाज से भूसे अलग करना, एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। देखो, हमारा एक मौसम केंद्र ने शीत ऋतु के दिन निम्न तापमान दर्ज किए। शीत ऋतु के दिन में निम्न तापमान दर्ज किया उन्होंने। ठीक है। सुबह के अंदर में 12 आएगा, दोपहर के अंदर में 19 सेल्सियस हो गया। ठीक है। शाम के अंदर में फिर 14 सेल्सियस हो गया, फिर रात के अंदर में 10 सेल्सियस हो गया। ठीक है। देखो, तो सबसे ज्यादा तापमान कहां पर है? 19 आएगा। सबसे कम तापमान कौन सा आपका आएगा? 10 डिग्री है। ठीक है। आगे चलो, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से सबसे कम तापमान कौन सा है हमारा? रात का। ठीक है, आप लिखोगे रात, और ऐसे करके क्या लिख दोगे? 10 सेल्सियस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुबह से दोपहर का तापमान में कितनी वृद्धि हुई? सुबह से दोपहर के अंदर में कितने तापमान में वृद्धि हुई? तो हमारा सुबह में कितना था? 12 था, फिर कितना हो गया? दोपहर में हमारा 19 हो गया। तो 12 से 19 में कितना बढ़ गया आपका? कितना बढ़ गया बताओ? यहाँ पे हमारा 7 डिग्री बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 7 डिग्री, 7 से 7 डिग्री, 7 सेल्सियस हमारा बढ़ गया। नेक्स्ट आपका सी या डी, दोनों में से एक का आंसर देना है, सी। मौसम केंद्र में वायु का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? मौसम केंद्र में वायु का तापमान, ठीक है, वायु का तापमान मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। का वायु का तापमान, देखो वायु के अंदर में कितना तापमान है, गर्मी है, ठंडी है, कैसा मौसम है, ठीक है, तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना सेल्सियस होता है? ठीक है, तो सबको पता है 37 डिग्री हमारा सेल्सियस होता है। अगर हमारा 37 डिग्री हमारा तापमान है तो सामान्य तापमान नॉर्मल है। ठीक है, अगर हमारा 37 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 38 हो जाता है, 39, 38 या 39, देखो इससे ज्यादा 39 से लगभग 40 से लगभग ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, इतना ही रहता है।
38-39 होगा, इसका मतलब आपको कम से कम लोग तो बोलते हैं ना, आपको बुखार है 100 डिग्री बुखार है, 102, 103, 104 बुखार है, तो 38 से 39 के बीच में आपका होता है लगभग लगभग। और आपका तापमान 37 डिग्री से कम आ जाए तो इसका मतलब आपको ठंड लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या लग रहा है आपको, ठंड लग रहा है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने इस वाले क्वेश्चन पेपर वन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट और कुछ नहीं होगा। और इतना सा भी छोटे चीटी बराबर भी डाउट हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आज की इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। सेट पेपर वन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सेट नंबर 2 कराऊंगा। उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पर सेट कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और मैंने इतना मेहनत किया तो एक कमेंट्स जरूर छोड़ के जाना है अपने इस वाले वीडियो के नीचे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहो और हमारे को आगे बढ़ाते रहो।